नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें हम उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत, जिसमें शर्की, लोदी सुल्तान और कश्मीर शामिल थे, उस पर चर्चा करेंगे। तैमूर के हमले के बाद सुल्तान महमूद तुगलक ने दिल्ली से भागकर पहले गुजरात और फिर मालवा में शरण ली। जब तक वह वापस लौटने का फैसला करता, दिल्ली की गद्दी की प्रतिष्ठा मिट चुकी थी। दिल्ली के आसपास महत्वाकांक्षी कुलीनों और जमींदारों ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था। गंगा की वादी में सबसे पहले स्वतंत्रता का दावा करने वालों में फिरोज तुगलक के दौर का एक प्रमुख कुलीन मलिक सरवर था। मलिक सरवर कुछ समय तक वजीर रहा और फिर मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी का खिताब देकर उसे पूर्वी क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया था। इसी के कारण उसके उत्तराधिकारी शर्की कहलाए। शर्की सुल्तानों ने अपनी राजधानी जौनपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश थी, उसको बनाया, जिसे उन्होंने शानदार इमारतों, मस्जिदों और मकबरों से सजाया। इन मस्जिदों और मकबरों में आज कुछ ही बाकी हैं। इनसे ज्ञात होता है कि शर्की सुल्तानों ने सिर्फ दिल्ली की वास्तुशैली की नकल ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी एक शानदार शैली विकसित की, जिसके प्रमुख तत्व ऊंचे दरवाजे और विशाल तोरण थे। शर्की सल्तनत एक सदी से कम ही चली। अपने चरम काल में यह अलीगढ़ यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दरभंगा यानी उत्तरी बिहार तक फैली और उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैली। शर्की सुल्तान ज्ञान और कला के महान संरक्षक थे। कवि और लेखक, विद्वान और संत जौनपुर में जमा होने लगे और उसे अपनी भाषा से धमकाने लगे। कालांतर में जौनपुर को पूरब का शिराज तक कहा जाने लगा। प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही रहते थे। शर्की सुल्तान दिल्ली को जीतने के लिए भी उत्सुक थे, पर इसमें वे सफल नहीं हुए। 15वीं सदी के मध्य भाग में दिल्ली में लोदियों के वर्चस्व के बाद शर्की सुल्तान धीरे धीरे बचाव की स्थिति में आने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गए और दिल्ली पर तीखे मगर व्यर्थ आक्रमणों की एक श्रृंखला में उन्होंने अपने आप को थका डाला। अंततः 1484 में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर शर्की सल्तनत का अधिग्रहण कर लिया। शर्की सुल्तान कुछ समय तक चुनार में एक बेघर मनुष्य के रूप में रहा और अपना राज्य वापस पाने में बार बार नाकाम रहने के बाद टूटे दिल के साथ मरा। दिल्ली सरकार के पतन के बाद शर्की सुल्तानों ने एक बड़े क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा। उन्होंने बंगाल के शासकों को पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कब्जा करने से रोका। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक सांस्कृतिक परंपरा की बुनियाद डाली, जो शर्की वंश के पतन के बाद भी लंबे समय तक जारी रही। तैमूरी हमले के बाद सैयद वंश नाम का एक नया राजवंश दिल्ली में उभरा। पंजाब में अनेक अफगान सरदारों ने अपने को स्थापित कर लिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बहलोल लोदी था, जिसे सरहिंद का इक्ता मिला हुआ था। बहलोल लोदी ने साल्ट रेंज नामक पर्वत श्रृंखला में रहने वाले भयानक लड़ाकू कबीले खोखड़ों की बढ़ती ताकत को रोका। जल्द ही पूरे पंजाब पर उसका वर्चस्व हो गया। मालवा के शासक का आक्रमण आसन्न जानकर जब उसे दिल्ली के सुल्तान ने सहायता के लिए बुलाया, तो फिर बहलोल लोदी वहीं ठहर गया। जल्द ही उसके लोगों ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। दिल्ली का सुल्तान जब मरा तो 1451 बहलोल ने औपचारिक रूप से अपने आप को ताजदार घोषित कर दिया। इस तरह सैयद राजवंश समाप्त हो गया। 15वीं सदी के मध्य से ही ऊपरी गंगावादी और पंजाब पर लोदियों का वर्चस्व रहा। दिल्ली के पिछले सुल्तान अगर तुर्क थे, तो इसके विपरीत लोदी अफगान थे। हालांकि दिल्ली सल्तनत की सेना में अफगानों का एक बड़ा भाग था, पर बहुत कम अफगान सरदारों को महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। मालवा में अफगान शासक के उदय से ही उत्तर भारत में अफगानों के बढ़ते महत्व का पता चल चुका था। दक्षिण में वे बहमनी सल्तनत में महत्वपूर्ण पदों पर थे।
बहलोल लोदी की ऊर्जा मुख्यतः शर्की सुल्तानों से टक्कर लेने में लगी। स्वयं को कमजोर स्थिति में पाकर बहलोल ने रोह के अफगानों को भारत बुलाया कि वे गरीबी के कलंक से छुटकारा पाएं और मुझे वर्चस्व मिले। अफगान इतिहासकार अब्बास सरवानी ने लिखा है, इन फरमानों को पाते ही रोह के अफगान सुल्तान बहलोल की सेवा में आने के लिए टिड्डों की तरह टूट पड़े। इसमें अतिशयोक्ति संभव है, पर बड़ी संख्या में अफगानों के आने पर न सिर्फ बहलोल ने शर्कियों को हराया, बल्कि भारत में मुस्लिम समाज की रूपरेखा ही बदल गई। अफगान अब दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में ही एक बहुसंख्यक और महत्वपूर्ण तत्व बन बैठे। सबसे महत्वपूर्ण लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी 1489 से 1517 में था। वह गुजरात के महमूद बेगढ़ और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। सिकंदर लोधी ने सत्ता के लिए दिल्ली सल्तनत को इन राज्यों के साथ आगामी टकराव के लिए तैयार किया। उसने अफगान सरदारों को दबाया जिनमें कबीलाई आज़ादी की ज़बरदस्त भावना थी और जो सुल्तान को बराबरी वालों में से प्रथम से अधिक मानने के अभ्यस्त न थे। अपनी श्रेष्ठतर स्थिति जतलाने के लिए सिकंदर सरदारों को अपने सामने खड़ा रखता था। जब कोई शाही फरमान पहुंचाता तो सभी सरदारों को समुचित सम्मान के साथ उसे ग्रहण करने के लिए नगर के बाहर आना पड़ता था। जिनके पास जागीरें थी उन सबको नियमित हिसाब देना पड़ता था। गबन करने वालों या भ्रष्ट व्यक्तियों को निर्मम दंड दिए जाते थे। सरदारों को नियंत्रित करने में सिकंदर लोदी को सीमित सफलता ही मिली। अपनी मृत्यु के समय बहलोल लोदी ने अपनी सल्तनत बेटों और संबंधियों में बांट दी थी। सिकंदर एक मुश्किल लड़ाई के बाद इस विभाजन को खारिज करने में सफल तो रहा, पर शासक के बेटों के बीच सल्तनत के विभाजन का विचार अफगानों के बीच जारी रहा। सिकंदर लोदी ने अपनी सल्तनत में एक सक्षम प्रशासन स्थापित किया। उसने न्याय पर बहुत जोर दिया। सल्तनत के सभी राजमार्गों को डाकुओं और रहजनों से सुरक्षित बनाया गया। सभी आवश्यक वस्तुएं प्रायः सस्ती थीं। सुल्तान ने कृषि में गहरी दिलचस्पी ली। उसने अनाजों पर चुंगी समाप्त कर दी और एक नया गज चलाया जिसे गज ए सिकंदरी कहते थे। यह मुगल काल तक जारी रहा। उसके काल में लगान की जो फेहरिस्तें तैयार की गई थीं वे बाद में शेरशाह की लगान की फेहरिस्तों का आधार बनी। सिकंदर लोदी को एक रूढ़िवादी सुल्तान माना जाता है, बल्कि धर्मांध भी। उसने मुसलमानों को उन रीति रिवाजों का पालन करने से सख्ती से मना कर दिया जो शरीयत के खिलाफ थे, जैसे पीरों की मज़ारों पर स्त्रियों का जाना या पीरों की याद में जुलूस निकालना। उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाया और हिंदू एवं मुस्लिम धर्म ग्रंथ को एक समान पवित्र ठहराने पर एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड तक दिया। उसने अपने अभियानों के दौरान कुछ सुप्रसिद्ध मंदिरों को भी नष्ट कर दिया, जैसे नगरकोट के मंदिर को। सिकंदर लोदी विद्वानों, दार्शनिकों और लेखकों को दिल खोल कर दान देता था, जिसके कारण अरब और ईरान समेत सभी क्षेत्रों और देशों के सुसंस्कृत व्यक्ति उसके दरबार में दौड़कर आए। सुल्तान के प्रयासों से संस्कृत के अनेक ग्रंथों के फारसी अनुवाद हुए। वह संगीत में भी रुचि रखता था और संगीत पर अनेक दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। उसके काल में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने फारसी सीखी और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए। इस तरह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया उसके काल में आबाद रूप से जारी रही। धौलपुर और ग्वालियर को जीतकर सिकंदर लोदी ने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण और विचार विमर्श करने के बाद सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाने के लिए एक स्थान 1506 में चुना। इस नगर का मकसद पूर्वी राजस्थान पर तथा मालवा और गुजरात के रास्तों का नियंत्रण करना था। कालांतर में आगरा एक बड़ा नगर और लोदियों की दूसरी राजधानी बन गया। पूर्वी राजस्थान और मालवा में सिकंदर की बढ़ती रुचि का पता इससे चलता है कि उसने नागौर के खान को अपने संरक्षण में ले लिया और रणथंभौर से मालवा की बजाय दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा।
उसकी उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने तो मेवाड़ के खिलाफ एक मुहिम ही चलाई, जो जैसा कि कहा जा चुका है पीछे धकेल दी गई। उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने तो मेवाड़ के खिलाफ एक मुहिम ही चलाई, जो जैसा कि कहा जा चुका है पीछे धकेल दी गई। मालवा और राणा की बढ़ती शक्ति और आगरा और बयाना की दिशा में उसकी शक्ति के विस्तार से मेवाड़ और लोदियों के बीच एक टकराव का पूर्व संकेत मिल रहा था। यह कहना कठिन है कि अगर बाबर ने हस्तक्षेप ना किया होता तो इस टकराव का क्या नतीजा निकलता। धन्यवाद।